से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया है, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जब शुरू में हम अपने मतलब टॉपिक्स को सिलेक्ट किया करते थे तो उस वक्त जब पाकिस्तान के मेजर इश्यूज़ का जिक्र हुआ करता था तो वो तालीम और सेहत के इश्यूज़ हुआ करते थे। मगर आज इस वक्त मौजूदा जो पाकिस्तान है, इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है महंगाई। क्योंकि महंगाई की वजह से हम सब ही तंग, चाहे वो किसी भी तबके से, कोई बहुत गरीब आदमी है, कोई मतवसत तबके का आदमी है या कोई एक बड़ा अमीर आदमी है, उसको भी इस होने वाली महंगाई से जो असर है वो हो रहा है, उसे फ़र्क पड़ रहा है। महंगाई के हवाले से जब से ये नया साल शुरू हुआ है, एक जैसे वज़ीर आज़म साहब ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की खबर जो है वो सुनाई, उसके बाद बिजली की कीमतों में इजाफा होने के बारे में ख़बर मिली, गैस है नहीं यहाँ पे, रुपए की कदर में भी दिन ब दिन गिरावट हो रही है। ये सारी चीज़ें देख के एक तनकीद के एक नए बाब का आगाज़ हो चुका है। तो इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि आखिर ये महंगाई क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने में बड़ी मसरूफ़ नज़र आ रही है और बड़े एक उन्होंने ऐसे मतलब उन्होंने कमर बांधी हुई है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने हैं महंगाई का नारा लगा के। क्या वो वाकई उनका जो मकसद है वो महंगाई जो हो रही है इसको रोकना है, या वो महंगाई की वजह से ही बड़े अपसेट हैं, उन्हें कि बाहर निकलना चाहते हैं, वो बाहर निकल के आवाम की हमायत लेके वो इस महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, या कोई और मफादात हैं इन सब के पीछे, महंगाई सिर्फ एक बहाना है। खैर, आज हम बात करेंगे, मेरे साथ जो आज एक्सपर्ट मौजूद हैं, आप एक तज्ज़ियाकार हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमारे साथ प्रोग्राम में अपना जो तज्ज़िया है वो पेश कर चुके हैं। जनाब उबैद शाह साहब, आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि महंगाई हुई है और बाद में कुछ महीने बाद या किसी गवर्नमेंट की या किसी इदारे की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से चीज़ों की कीमतों में कमी हो गई? ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, कीमतें तो देखें, अफरात ज़र का जो फिनोमेना है ये कोई करीब एक सदी से जारी है। कीमतें जो एक दफ़ा जहाँ पहुँच जाती हैं उसके बाद दोबारा वहाँ तो वापस नहीं आती, और हर गुज़रते दिन ज़ाहिर है कि अफरात ज़र की वजह से पेपर करेंसी का जब से मॉडल आया दुनिया में तब से ये डेप्रिसिएशन का और प्राइसेस इन्फ्लेशन का एक फिनोमेना है, ये तो रहेगा। शायद डिजिटल करेंसी के बाद इस पर कुछ जो है वो अब ज़माना बदलने वाला है, डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि पेपर करेंसी के जो शाया होने में अखराजात होते हैं और हर दफ़ा शाया होने में अखराजात की वजह से उसकी कदर घट जाती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। हो सकता है ये सिलसिला माहिरीन माइशियात, माहिरीन करेंसी जो है वो इस पर कुछ तबसरा करें। लेकिन अब जो हुकूमत की बात हम करते हैं ना, हुकूमत की कारकर्दगी की, या देखें प्राइसेस का बढ़ना एक रिलेटिव होता है और एक इर्रेशनल होता है, एक अजीब सा, यानी जैसे यूके है, यूके में आपको एनुअल इन्फ्लेशन एवरेज 1.5 से 2% है एनुअल इन्फ्लेशन। एक स्टेबल इकोनॉमी है उनके, उन्होंने अपनी कीमतों को एक जगह बरकरार रखा है, और आप एक चीज़ लेने आज जाएंगे उसकी जो कीमत होगी एक साल बाद जाएंगे तो शायद उसमें 1% का 1.5% का फ़र्क आ चुका होगा। पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन 12% से ज़्यादा है इस वक्त इन्फ्लेशन। अब आप एक चीज़ लेने जाते हैं वो 70 रुपए की है आज, और आप 2 महीने बाद जाके पूछते हो तो वो 450 रुपए की है। जी जी जी। तो अब आप ये तो इसका कोई फार्मूला ही अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, वो चीज़ भी ना, वो बड़ी बुनियादी सी चीज़ें, जैसे आप देखें कि बच्चों की दवाइयाँ हैं, बच्चों का दूध है ना, गंदम है, मतलब आटा चावल घी के साथ साथ ये इस तरह की वो चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की, उनकी कीमतों में इस कदर इजाफा होना ये अच्छा साइन। देखिए, टमाटर 2 दिन पहले तक 40 रुपए का था, आज यानी कल शाम तक की जो प्राइस है टमाटर की वो 200 रुपए है। 40 रुपए की चीज़ अगर 200 रुपए की हो जाए तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप इसको कैसे कुप कर सकते हैं, क्या इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। मतलब आपकी परचेजिंग पावर की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं बयान की जा सकती कि वो इसको इस तरह के इन्फ्लेशन को, इस तरह के लोड को
कोई संभाल सकती हो। अब बात यह है कि हुकूमत का जो बयानिया है, देखें वो तो मुस्तकिल जो है हुकूमत में आने से पहले से भी और हुकूमत में आने के बाद से भी वो मुस्तकिल है एहतसाब का बयानिया। करप्शन उनका हमेशा एक ही बात वो करते हैं कि जी ऑपोजिशन में जो लोग हैं या पिछली हुकूमतों के जो लोग हैं वो करप्ट है। सही है, ठीक है, करप्शन तो कोई रोक ही नहीं जा सकी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपने देखी कि पाकिस्तान करप्शन में जो है वो इंटरनेशनली 16 डिग्री जो है वो एलिवेट हो गया और आगे चला गया। और करप्शन तो बढ़ेगी जहाँ इंसाफ नहीं होगा, जहाँ उनको सजाएं नहीं मिलेंगी। 130वें नंबर पे हमारी अदालतों के वो मतलब ग्राफ में जब आएंगे ये लोग, तो वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम? हाँ, लेकिन देखें ये जो महंगाई है इसको करप्शन से लिंक करने से हमें दो नैरेटिव्स हैं हमारे पास। एक तो हुकूमत का नैरेटिव है और एक ऑपोजिशन का नैरेटिव है। ठीक है, हुकूमत का नैरेटिव है करप्शन का। हुकूमत के पास एक ही बात कहने को है कि जो चले गए वो बहुत करप्ट थे, हम ओनली चॉइस है, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े क्लीन हैं। हाँ। जबकि ऐसा वाकईतन है नहीं। उधर ऑपोजिशन के पास एक ही नैरेटिव है बेहतरीन किस्म का, वो है महंगाई। वो है एक रियल फिनोमिना, एक रियल प्रॉब्लम। वो एक ही बात कहते हैं, इस हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी। बिजली की कीमत देखें आप, पेट्रोल की कीमत देखें, गैस की कीमत देखें आप, आटे की कीमत देखें, चीनी की कीमत देखें आप, सब्जियों की और दालों की और गोश्त की, चिकन की कीमत देखें आप, डॉलर देखें। मतलब कोई भी रिलेटिविटी नहीं है किसी भी चीज़ की प्राइस में कि उसको कहाँ रुकना है, कहाँ है। 3 साल में इतना फर्क आ चुका है सही, जितना इमेजिन ही नहीं कर सकते थे आप। मगर सर ये तो शिकायत जो है ये हमेशा इलेक्शन से पहले अपोजिशन की जानिब से यही होती है शिकायत। महंगाई बढ़ गई है, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, ये फलाना, बिजली कम है, कर्जे, यही 4, 5, 6 चीज़ें हैं जो आज तक मैंने जब से होश संभाला है इलेक्शन होने से पहले यही सुनते आए हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है क्या? तो ये बहुत अच्छी बात है ना। हमारा यही एक बुनियादी सवाल यही है लोगों का कि तब्दीली क्या आई फिर। लोग तो तब्दीली चाहते थे ना। जी 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 जी। अगर ये नारे ना बचे होते तो तब्दीली आ गई होती। बिल्कुल सही। अगर ये नारे अब लगाए जाने के काबिल ना रहे होते, रेलिवेंट ना रहे होते, तो तब्दीली समझा जाता कि तब्दीली आ गई। बिल्कुल, चले अच्छी बात है। अवाम का जो एक इस वक्त मसला है महंगाई का, उसमें अपोजिशन जो है वो उनका साथ दे रही है। किस हद तक साथ दे रही है अपोजिशन? यदि वाकई अवाम के लिए बड़ा दर्द महसूस कर रही है अपोजिशन, या दर्द कुछ और है? एक वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में जनाब उबैद शाह हमारे साथ हैं, जिनसे हम महंगाई के मौजू पे बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमने कुछ पहलुओं पे बात की, महंगाई के हवाले से बात की। जहाँ पे हमने सवाल छोड़ा था वो ये था कि अपोजिशन इस वक्त जो एक पूरा मिशन लेके चल रही है, जिस मिशन का जो मेन उसका स्लोगन है वो ये कि हुकूमत हटाओ। ठीक है, क्यों हटाओ? क्योंकि ये हुकूमत सही नहीं है, इन्होंने बहुत महंगाई कर दी है, आवाम के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना इन्होंने मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, ये अपोजिशन का कहना है। अच्छा, इसी में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस सारे राब्तों की जिम्मेदारी उन्हें मिल गई है और मुत्तहिदा से लेके वो बलूचिस्तान की पार्टीज तक सारी जो है ना उनसे मुलाकातें कर रही हैं। इनका क्या मकसद है? क्या इन सबको खबर मिल गई है कि इलेक्शंस में पलड़ा कहीं बाहर से भारी होने वाला है या क्या होने वाला है? जरा थोड़ा सा ये भी तबसरा। देखिए फ़हीम भाई, बात यह है कि ये समझती हैं अपोजिशन जमातें, अब एक आप इनमें देख रहे हैं एक बबल आया, इनमें एकदम से एक जान पड़ी है और ये मिल बैठ के सर जोड़ के बैठ रहे हैं और बात कर रहे हैं और तहरीक अदम एतमाद, जलसों का एक प्रोग्राम, एक शेड्यूल, ये सारी बात हो रही है। इसकी वजह ये है, ये समझते हैं कि अगर हमने इमरान खान को टांग पकड़ के खींचा नहीं, गिराया नहीं और हुकूमत हटाई नहीं, तो अगली हुकूमत भी यही पार्टी बना लेगी, इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म होंगे और हमारा कहीं वजूद या नामो निशान नहीं रहेगा। तो करप्शन के केसेस का डर तो नहीं है इन्हें? जी जी, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ कि हुकूमत की कोशिश है कि प्रोसिक्यूशन को ज़रा तेज़ करके किसी न किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को जल्दी सज़ा दिलवाई जाए। अच्छा, FIA का केस उनका काफ़ी संगीन है, मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो जाहिर है कि बहुत ही खौफनाक अदाद शुमार भी हैं उसके। भाई के वापस आने की गारंटी भी दी हुई उन्होंने, वो भी एक केस है। वो तो चले, उसमें तो हो सकता है उन्हें रियायत मिल जाए। अच्छा, लेकिन ये जो मामला मनी लॉन्ड्रिंग वाला है ना, ये काफ़ी संगीन है। ठीक है, बिल्कुल। रमजान शुगर मिल के चपरासी के पास 4 अरब रुपए आ गए, अब वो कह रहा है मुझे तो पता नहीं है। मंजूर पापड़ वाला और फालूदे वाले चल रहे हैं। अब ये बड़ा संगीन मामला है।
तो अब अफसोस की बात यह है कि हमारे जो अदालती निज़ाम है वो बड़ा सुस्त है, कचरे की रफ्तार से चलता है। वरना ये कि अगर वाक़ईकतन ये सारे आदाद शुमार जो हैं ये सामने मौजूद हो तो इनको इससे बहुत पहले सज़ा हो जानी चाहिए थी। बदउनवान वो पेट भर के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रह गई बात आवाम से हमदर्दी की, तो आवाम से हमदर्दी की कोई बात, ये सब एक शोबदेबाजी है, ये ढकोसला है, ड्रामेबाजी है। आप देखें IMF के दबाव पे स्टेट बैंक का कानून जो है उसमें तरमीम मंजूर होनी थी, तो उस दिन 12 सेनेटर आगे पीछे हो गए, और खुद अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही जो है उस दिन छुट्टी मार के बाद में उन्होंने बड़ा जज्बाती सीन प्ले किया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि स्टेट बैंक का बिल पेश होना है, मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। हालांकि सारा इतनी कोई नन्हे का काके तो वो नहीं थे कि उनको पता ना हो कि स्टेट बैंक का, अगर स्टेट बैंक का बिल मुल्क की सलामती में इतना ही बड़ा धचका था और समझौता था तो आपको तो हर सूरत पेश होना चाहिए था, स्ट्रेचर पर लेटे होते फिर भी आ जाना चाहिए था। तो ये सारी बातें देखें, अपोजिशन का आवाम से कोई इंगेजमेंट है नहीं, ये सारी अशराफिया है। पाकिस्तान में तकरीबन यानी एक सर्वे के मुताबिक, जो इंटरनेशनल फिगर्स हैं उसके मुताबिक 5,000 रुपये रोज़ाना कमाने वाले लोगों की तादाद आधे फीसद से भी कम है। टोटल पॉपुलेशन का 0.5%, 1% भी नहीं, तो 0.5% रुपये पर डे जो रोजाना 1.5 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाते हैं, 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन। नहीं, मेरा तो ख्याल है 20% के करीब भी मुश्किल से होंगे इतने लोग। तो 0.5%, वो 0.5% लोग हैं जो 1.5 लाख से ऊपर कमाते हैं। अच्छा, 1% से भी आधे कह रहे हैं? 1% से भी आधे लोग हैं जो 1.5 लाख से ऊपर कमाते हैं। तो आप मुल्क की हालत समझिए ना क्या होगी। ये तो वाकई आटे में नमक के बराबर है। आप दस्तरखान चला रहे हैं, आप लंगर खाने चला रहे हैं, सिग्नलों पर बच्चे भीख मांग रहे हैं, वाइपर लेके खड़े हुए हैं, महंगाई, लोग अच्छे खासे सफ़ेद पोश लोग जो है वो चोरियां और डकैतियां कर रहे हैं और छीना झपटी में इन्वॉल्व में पकड़े जाते हैं तो अपनी कहानी सुनाते हैं कि कैसे हालात से वो दो चार थे और कैसे मजबूर हो गए ये सब करने पे। जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। खान साहब जो है मुल्क की अदाद शुमार बताते हैं, मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई या फला चीज़ यूँ रिजर्व बढ़ गए, बाहर से रेमिटेंसेस बढ़ गई, इससे लोगों की हालत नहीं बदल रही। आप कहते हैं गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, आप कहते हैं मोटरसाइकिलें बहुत ज़्यादा बिक रही हैं, ये वो जो 0.5% के अंदर का तबका है ना, सारी इकोनॉमी का सारे आदाद शुमार आप उसकी बुनियाद पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारा रश जो है ये वो ½ जो है ना उन्होंने लगाया हुआ है। जनाब अच्छा। बिल्कुल सही बात है। बात यह है कि आम आदमी की जो हालत है उसका तो हुकूमत को शायद अच्छी तरह अंदाजा भी नहीं है। मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और नई गाड़ियों की बुकिंग के हवाले से इन चीज़ों की मिसाल दी जाती है कि देखें ये सारा कुछ तो वैसे ही है, तो ये वो लोग हैं। अच्छा ठीक है, ये बताइए खान साहब का अपना जो एक इनपुट होना चाहिए था, जिस तरह तहरीके इंसाफ जब इक़्तिदार में नहीं आई थी तो उस वक्त जो स्टेटमेंट्स आती थी वो जिस तरफ निशानदेही करते थे सारा कुछ वही कर रहे हैं कि चीज़ महंगी होती है तो उसके पीछे करप्शन होती है, ये होता है वो होता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और कुछ चीज़ें इतनी मतलब नॉन प्रैक्टिकल उन्होंने बातें की, वादे किए कि हम उस गवर्नर हाउस को पकड़ के ये बना देंगे, यूनिवर्सिटी बना देंगे, जो जिसका कानून से और मतलब अमली तौर पे कुछ हकीकत से ताल्लुक ही नहीं है, वो भी वादे किए और अवाम ने उन पर यकीन किया। देखें सर एक चीज़ और ऐड करूंगा इसमें, उस वक्त ये कहा जाता था कि मतलब इन लोगों ने कर्जे जो है ना ले रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, ये भीख के ऊपर मुल्क चला रहे हैं, यही कह रहे थे। आज वो सारा पैकेज की शक्ल में आपको सुनाया जा रहा है, तो ये क्या है जरा थोड़ी हमें देखें ना। देखें यही तो बात है ना, अफसोसनाक पहलू यही है कि खान साहब कहते थे कि भिखारी बन के घूम रहे हैं, कशकोल लेके घूम रहे हैं, दुनिया से भीख मांग रहे हैं, और अब आलम यह है कि अब कहते हैं खुशखबरी, गुड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ है, पैकेज मिल गया $1 बिलियन का। अब ये पैकेज है, अब वो भीख नहीं है, अब वो कर्जा जो है वो कशकोल नहीं लेके घूम रहे बल्कि अब पैकेज है, वो खुशखबरी है वो। और जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं जो आज तक सपोर्ट कर रहे हैं वो बगले बजाते खुश हो जाते, पैकेज मिल गया जी नया। वाह। तो अब चौधरी सरवर साहब जो हैं पंजाब के गवर्नर, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमने IMF ने हमसे $6 अरब के लिए सब कुछ लिखवा लिया, कुछ हमारे पास नहीं बचा, और 1 अरब दिया। हाँ, अभी तो 1 अरब की किस्त स्टेट बैंक के अमेंडमेंट के बाद रिलीज की है ना, जिसमें $20 करोड़ 430 अरब रुपए के कर्जे अब ये टैक्सेस अब नहीं लगने वाले, IMF के कार्ड्स पे हैं कि ये लगाओ, और मुख्तलिफ किस्म की कटौतियाँ, सब्सिडीज सारी जीरो, सिर्फ एहसास प्रोग्राम रहेगा, बाकी सब्सिडीज सारी जीरो हो जाएंगी। मैं सब्सिडीज पर वैसे भी बिलीव नहीं करता हूँ, सब बेईमानी का घर है, लेकिन ये कि
430 अरब रुपए के नए कर्जे लगेंगे। 4 रुपए लीटर पेट्रोल हर महीने बढ़ेगा। इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 30 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा होना है। IMF से कमिटमेंट है कि एकदम 30 रुपए नहीं बढ़ाते, हम 4 रुपए करके हर महीने बढ़ाएंगे, तो इतने रुपए हमें आ जाएंगे इस माली साल में, ये हम आपकी डेट सर्विसिंग में यूज करेंगे। तो ये हमारे लीडर्स का फेलियर है, ये क्या है ये? सर ट्रेड डेफिसिट आपको पता है इस वक्त कितना है? ट्रेड डेफिसिट खान साहब शुरू में बगले बजाते थे, हमने खत्म कर दिया, जीरो भी कर दिया, उन्होंने ऐलान किया। इस वक्त 29 अरब डॉलर ट्रेड डेफिसिट है हमारा, 29 बिलियन डॉलर। और पिछले साल के 7 महीनों में फाइनेंशियल ईयर में ये 15 अरब डॉलर था। यानी हम कहां से 58% इजाफा हुआ है इस ट्रेड डेफिसिट में। क्या कर रहे हैं? कौन से अदाद-ओ-शुमार बताते हैं? कौन सी ग्रोथ बताते हैं? क्या समझ से बाहर है कि क्या हालात हैं। यानी मैं सख्त जो है तशवीश में मुब्तला हूँ कि यही हालात कंटिन्यू रहेंगे। तो वैसे तो खान साहब खुद ऑन रिकॉर्ड है, थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि हम जो है वो समझे हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, हम बैंक करप्सी की तरफ जा रहे हैं। खुद उन्होंने कहा, ये FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी कह चुके हैं कि पाकिस्तान एक बैंक करप्ट एंटिटी हो चुका है। तो अब जाहिर है हम अगली पिक्चर अपने मुल्क की दिखाना नहीं चाहते, मगर रियलिटी ये है कि बहुत ही शदीद तशवीश है, ख़राब हालात है। और ये जो आदाद-ओ-शुमार मोटरसाइकिलें बिकने के और गाड़ियाँ बिकने के, उन पर ये रिलाय कर रहे हैं, मैं समझ नहीं सकता कि ये किस किस्म की इकनॉमिक्स है इनकी। सर ये देखें, क्या क्या इससे बेहतर फैसले हो सकते हैं? आज हमें मतलब आवाम को ये कहा जाता है कि जो हमने ज़्यादा कर्जे लिए हैं, ये पिछले कर्ज़ों की किस्तों में जा रहे हैं हमारे, और पता नहीं कहाँ कहाँ, ठीक है जा रहे होंगे, मगर क्या इससे बेटर प्लानिंग हो सकती है कोई? क्या कहते हैं आप? मैं तो देखें ये बिलीव करता हूँ कि डेस्परेट मेजर्स नीड डेस्परेट टाइम नीड्स डेस्परेट मेजर्स। ठीक है, जब गैर मामूली हालात होते हैं तो गैर मामूली इक़दाम कर रहे होते हैं। सही है, ठीक है ना। अगर आप ये जानते हैं कि आपके जो आमदनी के अहदाफ हैं वो कम हैं और आपके अखराजात जो हैं वो ज़्यादा है, अगर आपकी आमदनी जो है वो 5,400 अरब है और आप अपने एक्सपेंसेस जो है ये समझ रहे हैं कि हम 6,200 अरब के करने हैं, तो सबसे बड़े आपसे बड़ा अहमक जो है वो कोई दुनिया में दूसरा है नहीं। ठीक है ना? तो आपको तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो आप अपना अखराजात अपने कम कर सकते हैं वो कम करें, और 5,400 अरब के नीचे जाकर अपनी प्लानिंग करें कि हमको खर्च करना है, और उसके ऊपर जो आ जाएगा आमदनी बढ़ाने की कोशिश करें, जो आ जाएगा उसे अपनी बचत समझें, सेविंग समझें, और उसे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, एक्सपेंशन के लिए यूज़ करें। अब ये हमारी अजीब सा 1989 के बाद से जितनी बार हम IMF के प्रोग्राम में गए, ये एक कल्चर है, एक तरीका है। इसके लिए भी ज़ाहिर है बहुत बातें होती हैं कि ये एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है कि एक आज़ाद कौम को किसी तरह ट्रैप में फंसाया जाए, तो उसके लोगों को ख़रीदा जाता है कि तुम बजट इस तरह का बनाओ कि उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाओ और आमदनी से बढ़ के, तो वो एक्सपेंसेस पूरा करने का रास्ता कर्ज होगा, वो आके हमसे ले लो। जाहिर है जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनियां कहती है ना डॉक्टरों को कि आप ये दवा लिखिए तो हम आपको पैकेज दे देंगे, दुबई का टिकट दे देंगे आपको, फैमिली के साथ आपको उधर भेज देंगे। तो ये ऐसे ही है। IMF के भी कारिंदे, या खामखा किसी को मैं नाम लेने से गुरेजी करता हूँ, जो आलमी मालियाती इदारे होते हैं उनके कारिंदे यहाँ लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे से कर्ज लेने के लिए राह हमवार करो, आप हमसे कर्ज लो। आप कर्ज लेने का तरीका ये है कि आप खर्चे आपके कम हो और ज़्यादा हो, आमदनी आपकी कम हो, सिंपल बात है। उसे पूरा करने के लिए आपको कर्ज चाहिए हो। खान साहब अगर कोई तब्दीली लाते संजीदगी से और इसको बड़ा कोई डेस्परेट फैसला करते, तो अल्टीमेटली ये करते कि जो बड़े बहुत ही नॉन प्रोडक्टिव खर्चे उनको नज़र आते ना, उनको वो काट देते, चौकड़ी मार देते उन पर। वो कहते जी ये हमें नहीं एक्सपेंड करना, हमें पैसे बचाने हैं, और हमारी बजट, हमारी आमदनी इतनी ही है तो हमें आमदनी के अंदर इतना इतना रहना है। सर इक़्तिदार में आने से पहले तो हमें प्लान देते थे ये कि हम ये VIP कल्चर का खात्मा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हर एक हमें उस वक्त वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस का जो माहाना खर्चा है वो भी बताया जाता था कि इतना खर्चा हो रहा है, हैरान किया जा रहा था। सर प्राइम मिनिस्टर हाउस का अपना खर्चा जो ना वो 96 करोड़ था लास्ट ईयर, इस साल 1 अरब 17 करोड़ रुपए हुआ है। सर पैसे अब ये देखें तो ये उस वक्त हमें बताया जा रहा था, आज क्यों नहीं बताया जा रहा? हमें आज भी चाहिए बताएं कि देखें हमने इतना पैसा सेव किया है। गाड़ियां बेची थी, जो वो जब इन लोगों की भैंसें बेची थी शरीफ लोगों की, हाँ। तो ये क्या था सब कुछ? बस देखें, मैं तो अलमिया है, मुझे बहुत से लोग जो अहबाब मिलने जुलने वाले कहते हैं आप हुकूमत पर बेजा तनकीद करते हैं, बड़े नाकिद हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अभी हेल्थ कार्ड जो है प्राइम मिनिस्टर जी इसकी बड़ी पजीराई हुकूमती हल्के करते हैं कि जी बहुत ज़बरदस्त स्कीम है, एक गरीब आदमी को 10 लाख रुपए का वो मिल गया।
400 अरब रुपया वो कह रहे हैं इसकी सर्विसिंग पे जा रहा है। आप मुझे बताएं, एक डूबती हुई रियासत, क्या इस तरह के, इससे ज़्यादा बेहतर और अक्लमंदी ये थी कि आप इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस, हर सरकारी महकमा मुलाजमीन की तनख्वाहों में से एक हिस्सा काटता है जो उनकी वेलफेयर पे यूज होना होता है, ठीक है, जिसमें EOBI, ओल्ड एज कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सब कुछ है। उसी के साथ नहीं किया जा सकता था हेल्थ इंश्योरेंस को। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस सिक्योर करने वाले बैठे हुए, बिल्कुल बैठे हुए, इतने बड़े बड़े बैठे हुए। आप उनको एक अमाउंट दें सालाना, यानी मिसाल ले लीजिए कि 6,000 रुपए एक आदमी इंश्योरेंस के पैसे भरता है, ठीक है, वो कवरेज मिल जाती है उसको 10 लाख रुपए की। ऐसा ही है। उसने 500 रुपए महीना भरा और वो कवर है कि इस एक साल के दौरान अगर उसे जरूरत पड़ गई इलाज मुआवजे की तो 10 लाख रुपए तक का इलाज मुआवजा या 4 लाख का या 6 लाख का उसको मिलेगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ये हेल्थ इंश्योरेंस है। अब आप हीरो बनने के लिए 400 अरब रुपया सरकार का, आप सरकार के पास खाने को पैसा नहीं है, हाँ, सरकार डेट सर्विसिंग में मर रही है, कर्जे ले लेकर आ रही है, ठीक है, तरक्याती प्रोग्रामों के लिए, और आप 400 अरब रुपया हीरो बनने के लिए कह रही हम इस पे, और दे किसको रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को। सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक नहीं कर रहे आप। सरकारी अस्पतालों में तो वो पैसा नहीं जाएगा ना। मैं आपको हेल्थ कार्ड दूंगा, आप एक्सपेंस खर्च करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करेंगे ना, पैसा तो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं आप। सरकारी हॉस्पिटल को तो आपने ठीक नहीं किया, ना वहां दवा मिल रही है, ना वहां डॉक्टर है, ना वहां मशीनें काम कर रही हैं, ना वहां स्टाफ मौजूद है, ना वहां किसी का इलाज मुआवजा हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मगर देखें कंपैरेटिवली पंजाब के सरकारी अस्पताल भी इस काबिल हैं कि वहां पे इलाज हो सकता है। सर पहली बात तो ये है कि शौकत खाना हॉस्पिटल में ही अगर आप चले जाए ना तो हेल्थ कार्ड वहाँ वैलिड नहीं है। कैंसर के इलाज के लिए वो वैलिड नहीं है, OPDs के लिए वो वैलिड नहीं है, आउट पेशेंट्स के लिए, हादसाती सूरत में वैलिड नहीं है, बंस में सूरत वो वैलिड नहीं है, ठीक है ना, डिलीवरी में वो वैलिड नहीं है। कहाँ वैलिड है? वो वैलिड जगह बताएं, क्यों डिप्रेस कर रहे हैं सुबह? देखिए यही सारी बातें हैं जिनकी वजह से जो है वो मैं क्या कहूँ आपको, नजला, खांसी, जुकाम, कोरोना में तो है ना सर, OPD में वैलिड ही नहीं है वो, आपको पता है OPD में वैलिड ही नहीं है कार्ड। ये किस चीज के लिए है? बस ये तो पूछना पड़ेगा। आप प्राइम मिनिस्टर की वो देखें, हाउसिंग स्कीम देखें, प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम पे लिखा होता है कि जो इसकी तनख्वाह कम 25,000 रुपए से कम हो वो एलिजिबल है, लो कॉस्ट के लिए ना, मतलब गरीब तबके के लिए है वो। ठीक है। और उसकी माहाना किस्त है 67,000 रुपए महीना, 67,000 महीना उसकी किस्त है अगर आप उसमें मकान बुक कराएं। नहीं, क्या कर रहे हैं? ऐसा तो कैसे हो सकता है? मैं आपको कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आप मालूम कर लीजिए कि कितने इसकी इंस्टॉलमेंट है। आप कह रहे हैं कि 25,000 से जिनकी तनख्वाह कम है वो एलिजिबल हैं उसको फिल करने के लिए और वो घर लेने के लिए, और उस घर जब वो मिल जाएगा तो उसकी किस्त जो महीने की है वो है 67,000 रुपये। तो अब देखिए, अब आप इस पर क्या कहें? वो फिर कहते हैं हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है। वजीर आजम साहब कहते हैं कि हमारे अलावा तो कोई चॉइस ही नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा है कि अवाम के पास PTI के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। तो अब अच्छा, और पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? पीपल्स पार्टी बड़ा मजेदार बयान है कि सिलेक्टेड वजीर आजम अपने आखिरी अलविदाई दौरे जो है उन्होंने शुरू कर दिए। हाँ, जाहिर है, देखें ना, ये बयानबाजी तो चलती रहती है, ये डटखट। वो कहते थे कि जी मैं लाड़काना की सड़कों पर तुम्हें घसीटूंगा, हाँ। और ये कहते थे कि तुम मौलवी नवाज शरीफ, तुम ये फला, ये आपस में अब शीरो शक्कर हैं, जब जरूरत पड़ती है फर्स्ट कजन्स। हाँ, फर्स्ट कजन्स हैं, जब जरूरत पड़ती है तो एक हो जाते हैं। और वो कहते हैं प्लीज मुझे घसीटो, और वो कहते हैं नहीं भाई मैं कैसे घसीट सकता हूँ। हाँ। तो आपस में मोहब्बतें बढ़ जाती हैं उनकी बहुत ज्यादा। ये सब देखें अपना अपना पैकेज लेने के लिए, वही पैकेज जो है ये अपना अपना लेने के लिए सरगर्म है। इनकी ख्वाहिश है कि हम कुछ ले लें, हम कुछ ले लें। इनका कोई आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। आवाम क्या होती है? अच्छा, अभी देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है हमारा, और इसके लिए तकरीबन नहीं, हर शख्स यकीनन जो है वो परेशान है और फिक्रमंद भी है कि किसी तरह ये महंगाई पे काबू पाया जाए, क्योंकि हर एक को कहीं ना कहीं वो असर डाल रही है। एक अगर गाड़ी वो रखने वाला आदमी है, उसके भी जहाँ उसका 4-4.5 हज़ार रुपये में उसका टैंक फुल होता था, वो भी अब 7.5-8 हज़ार रुपये में जाके टैंक फुल होता है उसका। तो हर एक को फ़र्क पड़ा है। अगर महीने की ग्रॉसरी किसी की 4,000 की आती थी तो अब वो 8,000 की आती है, किसी की कोई 15,000 की आती थी तो वो 30,000 की आती है। इसी तरह बिजली के बिल जो हैं वो भी बढ़े हैं, और वो बात जो है ना वो कहीं और पहुंचती जा रही है। अगर ये हुकूमत कुछ अगर बेटर प्लानिंग करती, जिसमें कुछ सालाना जो अखराजात होते हैं उनका जो अगर प्लान अच्छे तरीके से बना होता, तो वो कौन कौन से एरियाज हो सकते थे कि जिन पे इन्हें काम करना चाहिए था या कफ़ायत शुआरी से काम लेना चाहिए था? देखिए, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के जो मसाइल है ना,
आपकी रेमिटेंसेस बढ़ जाएं या आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं या आपका फला हो जाए, इन फिगर्स से एक आम आदमी की ज़िंदगी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। जो ज़्यादा संगीन बातें थी और जिन पर हुकूमत तब्दीली लाती और फोकस करती ना, वो हो सकती थी सबसे ज़्यादा एजुकेशन का एरिया, दूसरा डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस का एरिया, और तीसरा लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, पाकिस्तान में संगीन तरीन और गंभीर तरीन मसाइल जो है ना, वो है ये कि तालीम की जो शरह है वो निहायत नीचे चली जाती जा रही है, और हमारी जो अगली नस्ल है वो सड़क पे है। सर मुझे यहाँ पे आवाज़ भी नहीं आ रही है और मेरा ख्याल है कि ब्रेक का वक्त भी हुआ है। एक ब्रेक के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज न्यूज़ कैफे में हम मुल्क भर में महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं और उबैद शाह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उबैद भाई, वक्फे से पहले आप बात बता रहे थे कि हम जिस तरफ हम बात कर रहे थे वो ये था कि ऐसे वो क्या इक़दाम हो सकते थे कि हुकूमत के ऊपर इतनी तनकीद ना होती और वो कहीं ना कहीं अपना सही रोल प्ले कर रही होती, उन एरियाज़ में का मतलब बेटर प्लानिंग जो है वो शो कर रही होती। जी हाँ, मैंने आपसे अर्ज़ की फ़हीम भाई कि 3 एरियाज़ में समझता हूँ। जैसे वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं ना, हुकूमत को टैक्स के निज़ाम को रिफॉर्म करना था। वज़ीर आज़म साहब तो जज्बात में ये भी कह गए थे कि मैं नया FBR बनाऊंगा, एक नया इदारा बनाऊंगा, लेकिन फिर वो उसी तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ा, वही चल रहा है। सही है। और इसी तरह जो है पुलिस के निज़ाम के बारे में बड़ी खान साहब को शिकायत थी हुकूमत में आने से पहले, लेकिन पुलिस के निज़ाम में कोई इस्लाहात नहीं लाई जा सकी। वही पुलिस है, वही पुलिसिए हैं जैसे थे, कोई तब्दीली नहीं आई। यकसा तालीमी निज़ाम भी मुझे याद आ रहा है, उसको नहीं भूलना चाहता। यकसा तालीमी निज़ाम तो उन्होंने नाफिज किया है पंजाब में। अच्छा। और बहुत बड़ी बात है, ये अचीवमेंट है, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। खान साहब की अगर कोई वाहिद काबिल तारीफ बात इस हुकूमत की कोई कही जा सकती हो तो वो यही है कि उन्होंने यकसा निज़ाम तालीम जो है वो पंजाब में इंट्रोड्यूस करा दिया। शायद खैबर पख्तूनख्वा में भी हो गया, मुझे एग्जैक्ट डिटेल नहीं मालूम है। अच्छा, लेकिन ये बलूचिस्तान रह गया, सिंध में नहीं हो सका है, क्योंकि सिंध हुकूमत तो जाहिर है वो हुब्बे अली और बुग़्ज़े माविया वाली बात है कि वो तो जो हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट करना चाहती है वो उसके खिलाफ ही जाते हैं ना। अच्छे और बुरे का तो यहाँ कोई फ़लसफ़ा है नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई ठीक बात है तो हम भी अडॉप्ट कर लें, वो बस मुखालिफ की मुखालफत ही करनी है। एक छोटी सी चीज़, अंदरूनी सिंध एक दफ़ा मेरा भी कुछ अर्सा पहले जाने का इत्तफाक हुआ, वहाँ एक जो वडेरे थे वो, उनके पास एक मुंशी काम करता। मुंशी थोड़े से उम्र रसीद हैं, तो मैंने कब से मुंशी, ये हमेशा से हमारे पास ये मुंशी है। अच्छा, इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा करते तो कुछ भी नहीं है, एक स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं ये, तो इनको प्रिंसिपल की तनख्वाह भी आ जाती है। मैं सिर्फ ऐसे देख रहा था कि वाकई ये बातें जो हम सुनते हैं, क्या ये वाकई सच है? सर, ये जितने हमारे वज़रा हैं सूबाई, इनके घरों के बाहर जो लोग बैठे होते हैं गांव देहात के, या स्टाफ होता है इनका घर में चाय पानी का खिदमत करने वाला मेहमानों के, आप उनको जाके मालूम करें, सबकी सरकारी नौकरी है, सबको तनख्वाह मिलती है गांव देहात में। किसी की पोस्टिंग है थर पार करके स्कूल में चपरासी की, किसी की पोस्टिंग है हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ना वो उसकी फील्ड वर्कर की, किसी के कुछ है नौकरी यहाँ करते हैं, लगवा दी है, तनख्वाह मिलती है, यहाँ काम फ्री पे करते हैं। ये तो खैर बिल्कुल ही एक अलहदा कल्चर है, एक अलहदा, ये भी करप्शन की एक अलग टाइप है। जी हाँ, मेरा कहने का ये बात ये थी कि इमरान खान साहब जो थे वो तालीम के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें कंसर्न होना चाहिए था, और इस पर बहुत गैर मामूली तौर पर उनको फोकस करके तवज्जो देके अहम इस्लाहात करनी चाहिए थी। इसी तरह दूसरा मामला जो था वो इंसाफ का था। उनके तो जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है, तो उनको वो इंसाफ को ज़ाहिर प्रायोरिटाइज करते थे कि भाई ये बड़ा अहम मौजू है, और है भी वाकई यकीनन। जिस माशरे में इंसाफ ना हो, अभी लाहौर में मैंने पिछले दिनों की मैंने एक दफ़ा पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ कि एक शख्स को लाहौर में 6 दिन की कैद की सज़ा हुई, मजिस्ट्रेट ने की एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पे 6 दिन की, 6 साल वो बंद रहा जेल में। और जब मजिस्ट्रेट के सामने एक के सामने टेकअप हुआ तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया उसके सामने, उसने माफ़ी मांगी कि मैं क्या करूँ, तुम 6 दिन के लिए बंद हुए थे, 6 साल से पड़े हो, किसी ने तुम्हारा केस ही नहीं सुना। अभी एक आदमी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद रिलीज हुआ है, 23 साल बंद रहा, वो बेगुनाह साबित हुआ, 23 साल। तो ये कल का इंसाफ का निज़ाम इस मुल्क में इस कदर
बुरे हालत का शिकार है। खान साहब इसके लिए कुछ करते। सर, इंसाफ के निज़ाम की एक खबर सोशल मीडिया पे कल मेरी आंखों के सामने से गुजरी, अल्लाह करे कि वो गलत ही हो, वैसे तो वो हमारी खबरें इस तरह गलत नहीं होती। एक भाई ने अपनी बहन का उसे 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 कत्ल कर दिया। किस वजह से? क्योंकि कुछ दिन पहले 4 लोगों ने उसके साथ रेप किया और इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन लोगों ने जिन लोगों का नाम था, उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट जो है ना वो ले लिया। वो बाहर दंदनाते फिर रहे थे, इसने आके घर आके अपनी बहन को खुद ही मार दिया। अच्छा, इसको कत्ल करने पे फौरन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, जो रेप के मुजरिम थे वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो ठीक है, दोनों जानिब गलत हो रहा है, बट कुछ थोड़ा सा इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। निज़ाम इंसाफ को बहुत बड़ी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, जो कि खान साहब एक पॉपुलर लीडर के तौर पे कर सकते थे अपने इब्तदाई दिनों में। जब वो बिल्कुल तब्दीली का नारा लगा रहे थे, उस वक्त उनको ये नहीं देखना था कि मैं क्या कर रहा हूँ और लोग मुझे जो ना इसके मेरे आइंदा के सियासी मुस्तकबिल पे क्या असरात होंगे, बल्कि उनको ये देखना था कि मैं एक पॉपुलर लीडर हूँ, मैं इस वक्त जो भी करूँगा कौम मेरा साथ देगी। और इस वक्त मैं वो कर जाऊँ जो एक जिसका हमें जो एक टैबू है या जिसका एक हमने तसव्वुर भी नहीं किया, जो हमारे लिए करना महाल है पिछले हुक्मरानों के लिए। इसी तरह देखें, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है। खान साहब ने खुद कहा है, अभी थोड़े दिन पहले लास्ट मंथ का स्टेटमेंट था उनका, कि 5,500 अरब रुपए मालियत की अराजी पे जो है वो कब्जे हुए हुए। 5,500 अरब। ठीक है ना? मतलब पाकिस्तान में जमीनों की क्या सूरत हाल है। हर दूसरी जमीन का जाली कागज है, हर जगह झगड़े हैं, हर जगह कब्जों के मसाइल हैं, जाली हाउसिंग स्कीम्स हैं विदाउट अप्रूवल, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। कितना अदालतों में लाखों केस जो है जमीनों से मुताल्लिक है। अच्छा, तो ये सारा काम तो अदालतों से ही मेरा ख्याल है हल होगा, क्योंकि वो स्टे और केसेस वगैरह इसी किस्म के चल रहे होते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान भी आया। खैर, हम प्रोग्राम के हम आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। कोई तजवीज़ जिससे आगे महंगाई में थोड़ी कमी वाक़ हो सके या महंगाई मजीद ना बढ़ सके? अभी आगे रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में जहाँ रहमतें और बरकतें हैं वहाँ महंगाई उससे ज़्यादा है। क्या फरमाएंगे? मैं तो देखें ये कहूँगा कि ये तजवीज़ की बात है ना, मैं तो तजवीज़ की यहाँ कौन किसी की सुनता है, और खान साहब तो वैसे ही किसी की नहीं सुनते बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं एक बुनियादी नुक्ते पर फोकस करूँगा जिसको मैं कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, दोहरा चुका हूँ, कि हुकूमत को ये चाहिए कि गैर ज़रूरी अखराजात जो इंक्लूडिंग डेवलपमेंट एक्सपेंसेस वो कम करे और अपना बजट, अपने एक्सपेंसेस का बजट उतना ही बनाए जितनी उसकी अचीव्ड टारगेटेड जो है वो इनकम है लास्ट ईयर, करस्पॉन्डिंग ईयर। एक तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी फिलासफी इससे नथी है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो ज़िले बल्दियात हैं पूरे मुल्क में, उनको एक यूनिफाइड सिस्टम अगर गवर्नमेंट दे पाए और उनको खुद मुख्तार कर दे तो पाकिस्तान के हालात बड़े बदल सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस तनकीद का मतलब भी सिर्फ यही था कि किसी न किसी तरह जो है वो हम एक फ़िक्र जो है ना वो पैदा कर सकें, ताकि जब तक हमें अपने किसी मसले के बारे में हम फिक्रमंद नहीं होंगे, हम उसके हल की तरफ भी नहीं जा सकते हैं। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को इजाज़त दें। हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।